बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बम्पर जीत के बाद अलग अलग पार्टियों के हेडक्वार्टर में हलचल मच गया है कि इतनी कम सीटें क्यों जीता गया। आरजेडी जो कि 25 सीटें लाई है, कांग्रेस जो कि 6 सीटें लाई है, जन सुराज से इतना अपेक्षा किया जा रहा था, उसके 0 सीट आया है, खाता तक नहीं खुला। ये सारे पार्टियां अब अपने मंथन में लगी हैं कि इतना कम सीटें कैसे आ सकता है। अगर राहुल गांधी की बात करें तो आपको पता है पहले वो ईवीएम पे आरोप लगाते थे कि ईवीएम में ही मैनिपुलेशन है, पर अब वो वोट चोरी को अपना हथियार बना रहे हैं, उसको लेकर के जनता के सामने आ रहे हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया जा रहा है कि जिस चुनाव में पहले ही मैच फिक्स हो चुका है उसमें जीतना लगभग असंभव है। ये सारी चीजें आ रही है। आरजेडी के लिए कहा जाता है एमवाई समीकरण। आप एमवाई समीकरण को किस रूप में देखते हैं, पर आज एमवाई समीकरण एकदम सा टूटा हुआ बिखरा हुआ दिख रहा है। यदि सारा यादव और मुस्लिम कैंडिडेट अगर आरजेडी और कांग्रेस को महागठबंधन को सपोर्ट करते तो इसकी इतनी बुरी हाल कैसे हो सकती है कि आरजेडी 25 सीटें, कांग्रेस 6 सीटों पे समट गई। अगर उसैदीन उवैसी एआईएमआईएम की पार्टी जो हैदराबाद से आकर के 5 सीटें जीत जाते हैं, पर जन सुराज 243 सीटें। आप कल्पना कीजिए 243 कैंडिडेट उतारना कितना बड़ा टास्क है। इन्होंने पूरे विधानसभा बिहार में जो 243 विधानसभा क्षेत्र है सभी पे अपना कैंडिडेट इन्होंने उतारा था। ये सोचा जा रहा था कि एटलीस्ट 40-50 तो आ ही सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ट्रेंगल बना हुआ एक त्रिकोणीय लड़ाई दिख रहा था। एक साइड में एनडीए ब्लॉक था, एक साइड में महागठबंधन था, एक साइड में जन सुराज था। तो सबको ये अपेक्षा किया हुआ था कि एटलीस्ट जन सुराज को इतनी सीटें 50-60 सीटें तो आ ही सकती है। प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनका ये कहना भी था कि या तो 10 से कम आएगा या 150 के पार जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि 10 से लेकर 150 के बीच उन्होंने अपना रेंज तय कर दिया था कि इसके बीच में भी हो सकते हैं। तो इतना कम सीट कि खाता तक नहीं खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात हो गई है। बहुत सारे न्यूज चैनल पे पहले ये चल रहा था कि ये किंग है या किंग मेकर है। अब देखिए नहीं ये किंग बने और ना ही किंग मेकर। आज की वास्तविकता है कि ये जोकर साबित हो गए हैं। आप इस बिंदु पे क्या विचार रखते हैं? किंग मेकर, किंग और जोकर, इसमें आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा पर्सनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू कहें तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट 50-60 तो सीटें जीत सकते हैं। इतना अगर स्कोप है, 243 सीटों पे यह लड़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक तरीके से लड़ रहे हैं। उनका जो मुद्दा था वो भी बड़ा रियलिस्टिक था। पलायन जैसा मुद्दा था, शिक्षा जैसा मुद्दा है ना। बिहार में रोजगार सृजन की बात कर रहे थे, सर्विस सेक्टर में काम करने की बात कर रहे थे, बैंकों के द्वारा जो धन की पलायन हो रहा था उसकी बात कर रहे थे। बिहार के हित में इनकी बातें जरूर थी और रियलिस्टिक भी था। इसी वजह से त्रिकोणीय लड़ाई जैसा समीकरण बन गया था। पर एक बाइक ऐसा क्या हुआ, ये मंथन की जरूर बात है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये हर पार्टी अपना सोच में लगी हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप जरा सोचिए, एक बच्चा का जन्म होता है, 5वीं छठा में जाता है तो उसको एक टीचर का नाम, उसको एक लेखक का नाम बताया जाता है। बिहार में 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे केसी सिन्हा की किताबें पढ़ते हैं, बेस्ट बुक मानी जाती है। और वो इंसान अगर पटना के कुम्हार से खड़ा होता है और वो हार जाता है, ये क्या है? ऐसा तो नहीं कि बिहार के समाज ने पढ़े लिखे को अस्वीकार कर दिया है और मुरेठाधारी जिसके डिग्री पर इतना सवाल है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। और बीजेपी जो मोदी जी हैं उनके भी डिग्री पर इतना सवाल है कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, उनको इतना स्वीकार किया जा रहा है। और पढ़े लिखे लोगों की बात अलग है। प्रशांत किशोर खुद इतना पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी इतना अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे लोगों की बातें अलग हो जा रही है और जो नहीं पढ़े हैं वो ऐसे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताइएगा। कुछ मंथन की जरूर बात है, हम लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी, और राजनेताओं का तो ये जिम्मेदारी है उनको सोचना और अपने अस्तित्व को संभालना। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।